नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कल की कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं जहाँ तक अनुमान कर रहा हूँ, कई लोगों का डिमांड आई थी कि इसका दूसरा भाग भी बनाइएगा। तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिनों के बाद बनाऊँगा, लेकिन लोगों की डिमांड थी तो मुझे आज ही कहानी ये बनानी पड़ी। ये विनोद की कहानी है, विनोद ट्रक ड्राइवर की, जो एक अघोरी तांत्रिक उससे सौदा करता है 2 लाख रुपए में। एक लड़की जो वास्तव में एक आत्मा थी, उसको पकड़ने के लिए। और वो आत्मा पहले भी उस अघोरी के जाल में फंसी हुई थी और ना जाने कैसे छूट गई होगी, भाग गई उनके चंगुल से। लेकिन वो क्यों उस आत्मा को पकड़ना चाहता था, क्या काम था उससे, और उसके बदले में अब अघोरी ने 2 लाख में विनोद से सौदा किया था और उस काम में वो सफल भी हो चुका था। विनोद को जब होश आया था तो ना तो वो अघोरी दिखाई दिया था और ना वो लड़की जो आत्मा थी। अब पैसा तो विनोद के पास में आ गया था, 2 लाख रुपए घर पहुंच गए थे। पिता ने पूछना चाहा कि पैसे कहाँ से आए। तब विनोद ने पूरी घटना बताई, झूठ साच बोल करके, कि कुछ पैसा मैंने अपने मालिक से उधार लिया है, कुछ दोस्तों से मांगा है। इस तरह उनको समझा दिए थे। अब 2 लाख रुपए, अब छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, और मायने भी रखता था आज से करीब 25 साल पहले। अब उनके कर्जे भी थे, जमीन गिरवी रखी हुई थी, बहन की विनोद की शादी भी थी, उसमें भी खर्चा था। अब पैसा आ जाने के बाद में धूमधाम से विनोद ने अपनी बहन की शादी की। आज जो खेत गिरवी था उसको छुड़ाया भी, जिसको कर्जा देना था कर्जा भी दिया, और तभी उसके पास में काफी पैसे बच गए थे। अब विनोद वहां से अब वापस अपने ट्रक की नौकरी पे जाना चाहता था, लेकिन पिता कहने लगे कि कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ, पैसा तो है अपने पास में, तो महीने दिन के बाद चले जाना। लेकिन विनोद जो के पिता जो थे वो चिंतित थे। तो विनोद पूछ बैठे थे कि पिताजी, अब देखो बहन का शादी भी धूमधाम से हो गया, जो गिरवी खेत था वो भी छुड़ा लिया, जिसको कर्जा देना था उसको भी दे चुका है, तो अब क्यों आप चिंतित हो, क्या परेशानी है आपको। तब वो कहने लगे अपनी चिंता वाली बात कि देख बेटा, मुझे लग रहा है कि तू अभी तक मेरे से सच नहीं बताया है। चल अब तो बता दे, अब तो देख बहन का शादी भी हो गया, सारा काम निपट चुका है, तो मेरे को सच बता दे उस पैसे का, 2 लाख रुपए का, कि तू कहाँ से लाया था। तेरा मालिक इतना पैसा तो दे नहीं रहा, और तेरे दोस्त कोई इतने अमीर नहीं है कि तुझे लाखों रुपए दे दे। तू झूठ बोल रहा है, सच्चाई बता, इसी चिंता में खुले जा रहा हूं, तू कोई गलत काम करके तो नहीं आया है। अब वास्तव में विनोद एकदम शकपका से गए थे कि अचानक ही पिता ने क्या पूछ लिया, वो तो भूल चुके थे। अब पिता बार बार आग्रह करने लगे कि देख बेटा, मेरे से कुछ छुपा मत, तू जहां से पैसा लाया है ना वो बता दे। ये पैसा 2 नंबर का तो नहीं है, गलत पैसा तो नहीं है, अगर तू सही पैसा लाया है तो उसका सोर्स क्या है। विनोद डरे हुए थे कि पापा को कैसे बताएं, उस रात को क्या क्या हुआ था, किस तरह से मेरी जान बची थी। अगर वो अघोरी शायद टाइम पर नहीं आता तो मामला गड़बड़ हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। और डरे हुए थे, पिता भाप गए थे कि विनोद बोलना तो चाहता है लेकिन अंदर डरा हुआ है। तब उसके पापा कहने लगे, डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे आगे में, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा, तो बस एक बार बता दे कि वो पैसा किसने दिया था, क्यों दिया था। अब विनोद एक एक बात अपने पिता से बताने लगे थे, और जैसे जैसे
वो अपनी बात बता रहे थे, पिता का चेहरे पर चिंता की भाव लकीरें नजर आ रही थी। जब आखिरी वर्ड बोले कि देखो पापा, मेरे से तो गलती हो गई है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा था घर की गरीबी कैसी है, जो हमारे खेत हैं गिरवी रखे हुए हैं, कर्जा वाले आकर के परेशान करते हैं। अब बहन की शादी भी तो करनी थी धूमधाम से, मेरी तो दिली इच्छा थी, आपकी भी थी, माँ की भी थी, तो ये भी तो होना चाहिए था। और इसी लालच में फंस करके मैंने ये सब काम किया था। अब तुम ही बताओ पापा, मैंने कोई गलत किया है? कोई 2 नंबर का पैसा है? अब पापा जो थे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर थी। और कहने लगे कि अघोरी कहाँ रहता है बेटा? आप तो अघोरी का पता जानते नहीं थे विनोद। वो कहने लगे मुझे नहीं मालूम, वो तो मुझे उस ढाबा पर, पहाड़ी ढाबा पर मिला था। और अचानक वो आग्रह करने लगा था, मैंने खाना खिला करके तो कहने लगा कि मुझे आगे तक जाना है। वो, अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुना है ना वीडियो देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, तो उसमें जाकर के पहली कहानी जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा उस कहानी में, इंटरेस्ट आएगा आपको। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं विनोद की आगे की कहानी। अब विनोद सारी बात जो था अपने पिता को बता दिया था। अब पिता डरे हुए थे, तांत्रिक की बात पूछ रहे थे कि वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा, लेकिन विनोद को तो पता ही नहीं था कि तांत्रिक कहाँ रहता है। अब उसका जो पिता थे वो कहने लगे, अगर मान लो विनोद कि अगर वो आत्मा, लड़की का आत्मा जिसको अघोरी ने पकड़ लिए गया है तुम्हारे माध्यम से, अब कहीं दोबारा वो छूट गई, तो तुम्हें तो अपना दुश्मन नंबर 1 मानेंगी ना। अगर वो किसी हालात में छूट करके आ गई, तो तुम्हें तो वो जरूर ढूंढेगी, और इसके बाद समझ लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब ये बात सुनकर के विनोद डरे तो जरूर, लेकिन बोले पापा, उत्तराखंड इतना छोटा तो नहीं है, कोई कस्बा तो नहीं है, बहुत बड़ा उत्तराखंड है, कहाँ कहाँ ढूंढेगी? मैंने कौन सा उसको एड्रेस बताया है अपना? ना तो मैं अघोरी को बताया हूँ और ना उस औरत को, लड़की को। वो तो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं है, तो कैसे मुझे भला ढूंढ लेगी? अब इस तर्क में जो दम था, पापा अब समझ गए थे कि जो विनोद कह रहा है सच्चाई तो है। अब इतने बड़ा उत्तराखंड में कहाँ कहाँ ढूंढेगी, किस किस गांव में जाएगी? लेकिन डरे हुए जरूर थे। अब वो कहने लगे कि देख बेटा, कुछ दिन तू अब ट्रक वाला काम छोड़ दे, तो हमारे खेत में लग जा, खेत में काम कर कुछ ही दिन तक, महीना 2 महीना 4 महीना, और जब लगे कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, वो जो आत्मा है तेरे पीछा नहीं कर रही है, ना तेरे को परेशान कर रही है, तो तू अपना काम कर लेना। अब विनोद के बाद भी ये जच गई थी, चलो अभी तो पैसा ही घर में, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, खेती बाड़ी में लग जाते हैं। और वो अपने काम में खेती बाड़ी में लग गए थे, वही करने लगे थे बाप बेटा। अब घर गृहस्थी बड़ा मजे में चल रही थी। बहन उनका बहुत खुश थे, ससुराल में विनोद 2-3 बार जा चुके थे, मिल के आ गए थे, बहन खुश थी। अब उनको क्या टेंशन था, पत्नी भी खुश थी, माँ भी खुश थी, पिता भी खुश थे, लेकिन पिता के दिल में संदेह जरूर था। वो कभी कभी पूछते थे कि बेटा, ऐसी कोई बात तेरे को सपने में तो नहीं आती है, नजर तो नहीं आती है? तो विनोद हंसते थे, कहे पापा आप वो शंका अपने दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल मुझे सपने में वो लड़की कभी भी नहीं दिखाई दी है, आप डरो मत, ना मेरे को डराने का कोशिश करो, विनोद ने साफ साफ अपने पिता से कह दिया। पिता फीकी हंसी हंस दिए, कहने लगे बेटा मैं तेरे भलाई के लिए पूछ रहा हूँ। और इस तरह करते करते 3 महीना बीत चुका था।
अब विनोद भला ट्रक चलाने वाले, खेती बाड़ी काम में उनको कहाँ जी लगे। अब 3 महीना सकुशल बीतने के बाद में अब मन में सोचने लगे कि भाई मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, आजाद पंछी हूँ, कभी इस शहर कभी उस शहर, अरे खेती बाड़ी काम में कहाँ फंस गया हूँ। ये तो काम पापा पे ही छोड़ते हैं, अब मैं अपने पुराने काम पर लौटता हूँ। अब ये बात अपने पिता को जाकर बोले, परिवार में बताए, तो बाकी लोग तो राजी हो गए, पत्नी राजी हो गई, चलो ठीक है नगद पैसा और आएगा, माँ भी खुश थी। लेकिन जो पिता थे ना, उनके दिल में अभी भी शंका बना हुआ था। और कहने लगे कि बेटा मैं तो कहूँगा कि तू ट्रक वाला काम छोड़ दे, तो यहीं छोटी मोटी कोई काम धंधा खोल ले, खेती बड़ा बाड़ी के अलावा, और उसमें तेरा जी भी लगा रहेगा। लेकिन जिसको ड्राइवरी के शौक लग जाती ना, और वो भी ट्रक की, तो उसको उसी काम में आनंद आता है। खेती बाड़ी दूसरे काम में तो उसका जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आजाद पंछी होता है। नाश्ता किसी दूसरे शहर में, खाना कहीं और, तो वो मज़ा घर में कहाँ आएगा। अब विनोद समझाने लगे थे अपने पिता को कि आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, 3 महीना तो देख ही लिए है ना, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। इसके बाद अपने पिता को समझा करके वो पुराने काम पर लौट गए थे। मालिक भी खुश थे कि चलो हमारा पुराना ड्राइवर आ गया है। अब विनोद ईमानदार तो थे मालिक के प्रति। अब फिर अपने ट्रक के लाइन में आ गए थे, दूर दूर जाने लगे, शहर में लौटते और उस ढाबा पर जरूर जाते, जो जहाँ पर पहाड़ी ढाबा था, जहाँ पर उनका जो मालिक था उनका मित्र था। और वो जिक्र करते थे, विनोद जब भी जाते ना तो जिक्र करते थे उस मालिक से कि उस रात को जो बंदा काले चोगे में दिखाई पड़ा था, एक फकीर जैसा, तांत्रिक जैसा, क्या वो कभी दोबारा आया है यहाँ पर। तो मालिक ने, जो ढाबे का मालिक था, उसने बोला नहीं नहीं, आया नहीं है उस दिन के बाद में, अगर आया भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। अब विनोद समझ गए कि अब उसका काम हो चुका है, वो भला क्यों आएगा, अगर जरूरत पड़ती तो आता भी, लेकिन अब तो कोई जरूरत थी नहीं विनोद की। और इस तरह करते करते 1 महीना और उस ट्रक लाइन में बीत चुका था। और एक बार जब वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे ट्रक लेकर के, तो चाय वाय पीने के लिए वो हमेशा रुका करते थे उसी ढाबे पर। अब उसके जो मालिक से थोड़ा सा दोस्ती थी, तो राम राम तो होता ही था, आते जाते रुक करके चाय पानी पीने लगे। तभी जो उसका मालिक था ढाबे का, वो कहने लगा, अरे विनोद भाई, वो कल आया था काला चोगा वाला, जो साधु जैसा दिख रहा था, शायद कोई तांत्रिक है या फिर कोई और ही है। अब विनोद का जो चेहरा था थोड़ा डर गया। विनोद पूछे, क्या क्या कह रहा था वो तुम्हें ढूंढ रहा था भाई। कि मैं पूछा भी कि कोई काम है क्या, तो बोला हाँ हाँ बहुत ज़रूरी काम है, अगर आप उसका घर बता सकते हो, कौन से गांव का है तो बता दो। मैंने बोला भाई हमारी दोस्ती तो बस यहीं तक है, और उन्होंने कभी, विनोद ने कभी घर का पता नहीं बताया, तो मैं कैसे बता दूँ, अगर मैं जानता तो ज़रूर आपकी मदद करता। तो वो कहने लगा कि जब विनोद आए ना तो उसको खबर कीजिएगा, मैं 1 दिन के बाद में इसी ढाबे पर लौटूंगा, और उनको बोलिएगा कि शाम के टाइम रुकेंगे, बहुत अर्जेंट काम है और उनके फायदे के लिए। अब विनोद, जब मालिक ने सारी बात बोला ना, तो विनोद डर गए थे, क्या वो लड़की आत्मा जो थी फिर आज़ाद हो गई, क्या वो मुझे बदला लेने के लिए आ सकती है। कई तरह का मन के शंकाएं उनमें आने लगी थी, डरे हुए थे। तो होटल का मालिक ने पूछ लिया कि विनोद क्या हुआ, तुम डर कैसे गए, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। अब विनोद क्या बताए उससे, अपने दोस्त से, और कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डरा हुआ थोड़ी हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, आप चाय पिलाओ, इसके बाद मैं घर चलता हूँ। अब विनोद वास्तव में अंदर से डरे हुए थे। और चाय पीते पीते पूछा कि तांत्रिक कल के लिए बोला है आने के लिए। बोले हाँ कल रात को आएगा, तो मिलना हो तो आप आ जाना, आप तो यहीं रहोगे ना 1 आध दिन। तो विनोद बोले हाँ हाँ, अभी 2-3 दिन तो मैं रुकूंगा ही अपने गांव में, इसके बाद ट्रक लेकर निकलूंगा। तो बोला कल आ जाना शाम को,
अगर वो पहले आ गया तो मैं रोक के बिठाऊंगा कि विनोद आएंगे, और आप पहले आ गए तो बिल्कुल ठीक ही है। अब विनोद अपना चाय वाय पानी पी करके ट्रक लेकर निकल गए थे, लेकिन चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। डरे हुए थे अंदर से। उनके मन में यही आशंका हो रही थी कि क्या वो लड़की आत्मा फिर उस बाबा के चंगुल से आजाद हो गई है, उस अघोरी तांत्रिक से। वो चिंता यही उनको खाई जा रही थी। बाबा किस मकसद के लिए बुला रहे हैं? शायद यही मकसद हो सकता है। चाहे उनका मतलब यही है कि फिर उस आत्मा को पकड़ना है, तभी तो बाबा बुला रहे हैं। अब विनोद बेहद डरे हुए थे। जैसे तैसे ट्रक चलाते हुए अपने घर पहुंचे। उदास चेहरा देख करके उनकी माँ, पत्नी और पापा पूछ ही बैठे कि क्या हुआ विनोद, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या रास्ते में? तेरा चेहरा इतना तो उदास नहीं रहता था, आते हुए तो बहुत हंसमुख लड़का है, हंसता रहता था, लेकिन तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अब माँ को तो समझा दिया, क्योंकि माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं था। पत्नी के भी समझा दिया, कोई विशेष बात नहीं, थकावट है, रास्ते की थकान है और कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन पापा तो जानते थे सारी बात। अब पापा भी ये बात किसी को घर में नहीं बताए थे। ये बात दोनों लोग ही जानते थे, विनोद और विनोद के पापा। अब समझ गए थे विनोद के पापा की बात कुछ न कुछ तो जरूर है, तभी विनोद का चेहरा लटका हुआ है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और आखिरकार जब मौका मिला, दोनों जने अकेले बैठे, तब उसके पापा ने पूछ लिया कि विनोद क्या बात है बेटा? अब विनोद डरी हुई थी और कहने लगे कि पापा, वो अघोरी होटल पर आया था और होटल के मालिक ने बोला है कि कल बुलाया है वो। हाँ, मेरा उसी टाइम से मेरा धड़कन बढ़ा हुआ दिल का। क्या वो जो लड़की आत्मा है फिर वो सघोरी के चंगुल से निकल भागी है? मुझे तो यही चिंता खाई जा रही पापा। अब पापा भी सुन करके वो भी डर गए और कहने लगे कि बेटा, अब तूने तो ये बड़ा खतरा मोल ले लिया है, तुझे तो ये काम करना ही नहीं चाहिए था बेटा। मेरी मेरी समझ में जो आ रहा है, लेकिन चल डर मत, मैं हूं ना। कल सुबह में चलेंगे हम, यहाँ पर एक बाबा रहते हैं और उनसे मिलेंगे, सारी बात बताएंगे, और वो हमेशा भलाई चाहते हैं मेरा। मैं न जाने कितनी बार उनके पास जा चुका हूँ। तो कल नहा धो करके उन बाबा से मिलेंगे, अपनी सारी बात बताएंगे और ज़रूर कोई ना कोई उपाय करेंगे बाबा। तू डर मत बेटा, मैं हूँ तेरे साथ में। अब पापा की बात सुनकर विनोद को अच्छा लगा कि चलो पापा ने इतना बोल दिया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। अब वो तो करेंगे भी ऐसा भी। बाप बाप का प्यार ही ऐसा होता है, माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है। अब जो डर था उनका थोड़ा कम हुआ कि चलो मेरे आगे तो कोई खड़ा है ना, मैं अकेला तो नहीं हूँ इस जगह पर। मेरे माँ हैं, मेरे पापा हैं, मेरी पत्नी है, तो सब कुछ तो है मेरा, तो डरने की क्या जरूरत है? अब पापा तो कह ही रहे हैं ना कि कल बाबा के पास चलेंगे और वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अब अगले दिन सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके और दोनों जने उस बाबा के पास पहुंचे। बाबा को जाकर के पिताजी ने सारी हालात बयान किया, एक एक बात उन्होंने छिपाया नहीं। अब बाबा सुने बड़े शांत स्वभाव से और कहने लगे कि अब देखो गलती तो हो चुकी है, ऐसा गलती तो नहीं करना चाहिए था, और तुम लोग को सोचना भी बिल्कुल वाजिब है। अगर वो घोड़ी से लड़की उसके चंगुल से निकल भागती है तो दुश्मन नंबर तुम ही होगे बेटा, वो अपना बदला जरूर लेने आएगी। तुम्हारा पापा का सोचना भी ठीक ही है और तुम्हारा भी सोचना ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। और फिर उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से पूजा किया और एक लॉकेट बना करके दिया, यंत्र मंत्र, और बोले कि इसको गले में डाल के रखो। जब तक तुम्हारे गले में रहेगा कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब इतना कुछ होने के बाद विनोद के मन में शांति मिली कि चलो अब तो मेरे पास पावर आ गई है, अब काहे के लिए डरना है। अब फिर दोनों लोग वापस आ गए थे। शाम के टाइम अब पापा कहने लगे कि विनोद मैं भी तेरे साथ चलूं? तो कहने लगे नहीं पापा,
मुझे अकेले ही जाने दो, मुझे उस तांत्रिक से मिलना है। इसके बाद जो होगा मैं आपको आके बताऊंगा। अब तो मेरे पास बाबा का दिया हुआ शक्ति भी है, वो लॉकेट भी है, तो डरना किस बात का है। जो होगा अच्छा ही होगा, अब तो बुरा होने से रहा। अब पिताजी तो घर पे रह गए। शाम के टाइम अब विनोद उस ढाबा पे पहुंचे जहाँ पर वो तांत्रिक को आना था। जब वो पहुंचे तो अभी तक तांत्रिक नहीं आया था। होटल के मालिक ने बताया था कि अभी तक तो आए नहीं। और फिर वो चाय पानी पीने लगे, बातचीत करने लगे। 9 बजे रात को वो तांत्रिक पैदल ही आता हुआ दिखा, अपने उसी लिबास में। एक नज़र में ही विनोद दूर से देख कर पहचान लिया कि हाँ, ये वही तांत्रिक है। अब होटल के मालिक के पास आकर के बातचीत करना ठीक नहीं था। अब वो आगे ही चल पड़े तांत्रिक से मिलने के लिए। होटल के बाहर रोड साइड पर ही तेज कदमों से चलते हुए जा कर के बाबा को प्रणाम किए। डरे हुए थोड़ा जरूर थे उसको, उनको देख करके कि अब जाने बाबा क्या बोलेगा। वो वास्तव में चुड़ैल जो लड़की थी वो भाग गई क्या फिर से। अब बाबा ने जब विनोद को देखा तो मुस्कुरा दिए, बोले बेटा सब कुछ कुशल मंगल है ना आपके परिवार में। तो बोले हाँ। बोले ठीक है, आगे भी आशीर्वाद बना रहेगा बेटा। तब थोड़ा विनोद को मन में शांति आई थी। तो बाबा ने पूछा कि देख बेटा, मैं कल आया था, एक दिन और भी आया था तुम्हारे ढूंढने के लिए इस ढाबा पर, लेकिन तुम दिखाई नहीं दिए। तो मैं होटल को मालिक को बता के गया था। तो बेटा मैं इसलिए आया हूँ कि एक काम और करना है, कर पाओगे? अब विनोद एकदम डर से गए थे। बोले ना बाबा ना, अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं तो उस काम में लेकर के इतना पश्चाताप हो रहा था मेरे को, मैं इतना डरा हुआ था, मेरे तो जान जाते जाते बची थी। तब वो बाबा हंसते हुए कहने लगे कि बेटा मैं हूं ना, तो तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है। उस लड़की ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाया नहीं ना, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। बस एक काम है, आप इसको कर लो, इसके बदले भी हम तुम्हें पैसे देंगे। अब विनोद पैसों पैसों में पड़ गए थे, लालच पैसे का, और भी पैसा अच्छा खासा था। अब विनोद माना करते रहे कि मेरे पिताजी ने मना किया है, मैं अपने पिताजी से पूछ करके तब मैं बताऊंगा। तब वो तांत्रिक अघोरी बाबा कहने लगे ऐसा करो कि हम दोनों साथ में चलते हैं तुम्हारे घर पर, अब बाकी बातचीत तुम्हारे पिता के सामने होंगी। अगर वो मना कर देंगे तो मैं लौट जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। मैं तो घूमता ही रहता हूँ पूरे हर जगह पर, मैं ज़्यादातर भ्रमण पैदल ही कर लेता हूँ। कोई मुझे लिफ्ट दे दे तो मैं लिफ्ट ले लेता हूँ, नहीं तो पैदल ही चल पड़ता हूँ। अब वो बात विनोद को समझ में आ गई और कहने लगे ठीक है, आप मेरे घर चलिए और सारी बात पिता के सामने ही होगी। अगर वो कहेंगे तो मैं काम को कर लूँगा, वैसे करना क्या है। तो अघोरी बाबा हंसने लगे। वो कहने लगे जब तुम राजी हो जाओगे ना, तब मैं उस काम को बताऊंगा। और फिर वो लोग चल पड़े थे। विनोद रास्ते भर सोचते रहे कि ये जो घोरी बाबा काम बता रहे हैं क्या वैसे ही काम होगा जैसे उस रात को हुआ था। लेकिन अघोरी बाबा ये प्लान बता नहीं रहे थे कि कैसा काम करना है। और ये सब सोचते सोचते अब विनोद घर पहुंच गए थे। पापा उनका इंतजार कर रहे थे और घोरी साधु देख करके वो थोड़ा उदास से हो गए थे। और जब अब तीनों लोग बैठ गए एकांत में बात करने के लिए, तब घोरी बाबा ने पूरी प्लान को बताया उनके पापा के सामने कि देखिए मैं तो समाज सेवक हूँ, मुझे तो पैसे के कोई मोह नहीं है, ये माया से कोई मैं मतलब नहीं रखता हूँ। मुझे कोई रोटी देता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहता हूँ। मुझे कोई पैसे का लालच लोभ ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज सेवा करता हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि समाज सेवा हो जाए। मेरे पास एक मेरा शागिर्द है और उसने एक केस दिया हुआ है। पास में ही थोड़ा दूरी पर एक शहर है और वहाँ का ये केस है। केस ये है कि एक फैक्ट्री है
और उसमें एक चुड़ैल का आतंक है और उस चुड़ैल को उस फैक्ट्री से भगाना है। और इसके एवज में जो उसका सेठ है वो काफ़ी पैसा दे रहा है। कई लोगों ने आकर के तांत्रिक ने वहाँ पर भगाने की कोशिश किया, लेकिन सबके साथ कुछ उल्टा ही हुआ, गलत ही हुआ। उल्टा वो लोग भाग गए, लेकिन चुड़ैल उस फैक्ट्री से नहीं निकली। तो यही काम है, मैं उस चुड़ैल को पकड़ना चाहता हूँ। देखो, उसमें मेरा भी भला हो जाएगा, मेरे पास आत्मा एक और आ जाएगी, और रहा आपके लिए पैसे का और भी इंतजाम हो जाएगा। मैं सेठ को बोलूँगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और सेठ हंसते हंसते दे देगा। इस काम में विनोद मेरी मदद करेगा। विनोद का शरीर आकर्षक है, आत्माओं को रिझाती है, आत्माएं मिलने के लिए इससे व्याकुल रहती है। इसके शरीर में वो शक्ति है, मैं तो पहले ही देख लिया था, और तभी तो मैं इसका चयन किया था। इसीलिए मैं विनोद को ढूंढ रहा था। ये उस आत्मा के साथ, उस चुड़ैल के साथ वार्तालाप करेगा, और मैं उस चुड़ैल को पकड़ लूँगा, उसकी आत्मा को पकड़ लूँगा, और फिर पैसा आपको मिल जाएगा बेटे को, और मैं उसको आत्मा लेकर के निकल जाऊँगा। तब विनोद के पिता कहने लगे कि आप आत्माओं को करते क्या है? तो कहने लगे कि वो सब बात की बातें हैं, फिर कभी बताऊँगा, लेकिन आप अब ये बताओ कि ये काम करें कि ना करें, आप बस साफ लफ्ज़ में बता दो। अब विनोद के जो पापा थे वो कहने लगे, ज़रा हम घर में सबसे राय ले लूँ, और तब मैं बताता हूँ। अब तांत्रिक को छोड़ कर के अब विनोद और पापा दोनों लोग अलग हो गए थे, आपस में अब बात करने लगे। विनोद के पापा डरे हुए थे, लेकिन जब पूरा प्लान समझ में आ गया था विनोद को, तो कहने लगे, पापा देखो, इस काम में लाखों रुपए फिर मिलने हैं। आप समझ रहे हो ना पैसे का महत्व कितना है हम गरीबों के लिए, तो क्यों ना कर ले। और तांत्रिक तो हमारा रक्षा करेगा ही, जैसे पहले किया था वो तो करेगा ही। तब जाकर के पापा डरे हुए तो जरूर थे, लेकिन हामी भर दी। अब कहने लगे, देख बेटा, मुझे डर लग रहा है, मैं अभी कह रहा हूँ कि पैसे का लालच नहीं करते हैं, आइए काम छोड़ दे। लेकिन अब विनोद समझाने लगे थे कि पापा, जो मैं पहली बार काम किया था उसमें भी तो डर मुझे लग रहा था, लेकिन आखिर उस तांत्रिक ने ही तो मुझे बचाया था, तो डर कैसा है, तांत्रिक साथ में रहेगा ना, कोई मैं अकेले तो नहीं रहूँगा। और फिर दोनों लोग तांत्रिक के पास आ गए, अब बातचीत हो गई, पैसा भी तय हो चुका था। इस काम में भी करीब करीब 2.5 लाख रुपए मिलने थे, एक बहुत बड़ी रकम थी आज से 25 साल पहले। अब आखिरकार दिन तय हो गया, अमावस की रात को वहाँ पे चलना है। अब एड्रेस वगैरह सब कुछ अघोरी ने लिखवा दिया। अब बोला कि तुम उस फैक्ट्री में पहुँच जाना, वैसे तो फैक्ट्री बंद है, वहाँ कोई भी नहीं रहता है, ताला लटका हुआ है, चौकीदार भी नहीं रहता है डर के कारण, तो वहाँ पहुँच जाना, हम तय तय वक्त पर मैं वहाँ मिल जाऊँगा। इसके बाद अघोरी को वो छोड़ करके आए उस मेन रोड तक, और साधन भी पकड़वा दिया था किसी से लिफ्ट लेकर के जानने वाले से। अघोरी बाबा चले गए थे। इसके बाद वो रात भी आई, दिन भी आया, अमावस की रात, और शाम के टाइम में अब पिता के साथ विनोद चल पड़े थे उस फैक्ट्री की तरफ, उस शहर की तरफ। अकेले नहीं थे, पिता साथ में लगे हुए थे कि कोई बात हो तो संभाल लेंगे। आखिर पिता होते ही ऐसे हैं, अपने बच्चे को किसी संकट में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये पैसे का लालच था, सब कुछ करा रहा था। अगर वो पैसे का लालच नहीं करते तो ऐसा काम कभी नहीं कराते, लेकिन उनकी मजबूरी थी, गरीब लोग थे, लेकिन अब तो कुछ उनके पास पैसा भी आ चुका था, अब तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर रहे थे। अब इसके बाद बाप बेटे दोनों उस फैक्ट्री के पास पहुंच गए थे जहां पर वो फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री बड़ी सी फैक्ट्री थी और अब बंद पड़ी थी। वहां तो कोई गार्ड भी नहीं था, लग रहा था कि फैक्ट्री बिल्कुल वीरान हो चुकी है। अब वास्तव में देखने से एक भूतहा फैक्ट्री जरूर लग रही थी शाम के टाइम में। अभी तो रात बाकी थी, अब तो वक्त हो चुका था कि तांत्रिक को आ जाना चाहिए था, गौरी बाबा को,
लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आ रहे थे। अब इधर उधर घूम करके टाइम पास करने लगे लोगों से पूछ रहे थे, जो थोड़ी दूर पर फैक्ट्री थी, चाय की दुकान था, फैक्ट्री के बारे में, कि भाई ये फैक्ट्री क्यों बंद है, कितने दिनों से बंद है। तो जिनको जो जानकारी थी बताने लगे कि भाई ये फैक्ट्री तो 3 साल हो गए बंद हुई है, ये तो भुतहा फैक्ट्री बन चुकी है। एक से एक तांत्रिक, एक से एक पंडित आए, उल्टे पैर भाग गए, वो चुड़ैल निकल नहीं रही है। अब जो जिसकी जानकारी थी, अब सब बात बताते गए। ये सुन करके विनोद के पापा डर से गए थे कि इतने तांत्रिक, इतने पंडित आए, जब उनसे चुड़ैल नहीं निकल पाई तो ये बाबा कैसे निकाल देंगे, और ही बाबा। लेकिन विनोद जानते थे कि बाबा कुछ अलग है, उनमें जो शक्ति है वो अलग है। जो जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो पूरा जरूर करते हैं। अब वो पैसे के मोह माया तो करते नहीं थे, ना कोई लालच थी, और वो पैसा तो सिर्फ विनोद को देने के लिए ही वो सौदा हुआ था। तो आखिर इंतजार करते 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 वो वक्त भी आ गया कि अघोरी बाबा उनको दिखाई दिए, चाय की दुकान पर ही जहाँ बैठे हुए थे। और अघोरी बाबा भी आकर के वहीं बैठ गए। विनोद ने उनके पाँव छुए और उनके पापा ने भी उनके पाँव छुए, चाय का ऑर्डर दिए, चाय पीते हुए बात धीरे धीरे होने लगी। तब उनके पापा ने बोला कि देखिए तांत्रिक बाबा, बुरा मत मानिएगा, ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैं सबसे जानकारी लिया हूँ, ये फैक्ट्री को तो 3 साल हो गए बंद हुए। आप वास्तव में देखने में ये फैक्ट्री भूतहा लगती है। और आसपास के जितने लोगों से मैंने पूछा, हर कोई बता रहा है कि इसमें एक से एक तांत्रिक आए उस चुड़ैल को, उस आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन वो तो उल्टा, उन्हीं को उल्टा कर दिया था। वो तो निकाल नहीं पाए और दो उल्टे पैर भाग गए। एक से एक पंडित आए, वो भी कुछ कर नहीं पाए। तो मन में थोड़ा सा खटका जरूर है, बाबा माइंड मत कीजिएगा, क्या ये काम आप कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें मेरी जो बेटे के दांव पोत लगी हुई है ज़िंदगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, एक पिता होने के कारण मैं सब आपसे पूछ रहा हूँ। आप जो बाबा थे मुस्कुराने लगे, आप विनोद की तरफ देखते हुए कहने लगे कि विनोद, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब विनोद हाँ में बोला, तो वो भी फिर मुस्कुरा दिए, कहने लगे आप डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रहिए। आप कहीं और जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम रात का ही होगा, 12 बजे। उस जगह पर आप नहीं जा सकेंगे, बस आपका बेटा ही होगा। अब मैं हूँगा, अब मैं भी कहीं छिपा हुआ हूँगा, और आप देख लीजिए सुरक्षित ठिकाना, और आप वहाँ रुकिए। और उसके बाद उनको सुरक्षित जगह पर किया गया, जहाँ पर वो रात गुजार सके, एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में, ढाबा में, जहाँ उनको जगह मिली थी। और वो जा कर के अपना टाइम व्यतीत करने लगे थे। खाना खाते हुए टाइम पास करना ही था जब तक ये काम ना हो जाए। इसके बाद तीनों लोग खाना वाना खा करके अब फिट हो गए थे, और रात के 11 बज रहे थे। लेकिन अब रुकना था विनोद के पापा को उसी होटल में, उसी ढाबा में। ये दोनों लोग, तांत्रिक और विनोद, अब इनका जरूरत थी उस जगह पर। फैक्ट्री की तरफ से कोई भी नहीं आया था, ना मालिक, ना मैनेजर, ना कोई कर्मचारी। अब सारा जो काम था ये बाबा के ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी। उसके मालिक ने अघोरी बाबा को जिम्मेवारी दे रखी थी कि जो कुछ के आपको करना है। अब सारी जिम्मेवारी वही संभाल रहे थे। इसके बाद 12 बजने वाला था, तब दोनों लोग चल पड़े थे उस जगह पर। अब पूरा प्लान उन्होंने समझा दिया विनोद को, देखो गेट खोल करके अंदर चले जाना, चाबी मेरे पास में है, और ऊपर के मंजिल पर बिल्कुल नहीं जाना है, नीचे ही रहना है, ग्राउंड फ्लोर पर। बड़ा सा हॉल है, मशीनें वशीनें लगी हुई, पुरानी हो चुकी है, अब जंग खा रही है, और बिजली भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ये सारा काम अंधेरे में करना है। आप चाहो तो थोड़ी बहुत रोशनी कर सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, और जा करके तुम्हें एक चादर बिछा करके और सो जाना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है।
ना कोई मंत्र का पाठ करना है, ना कोई पूजा करना है, बस चादर बिछा करके और सो जाना है और बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे तुम अपने घर के बेड पर सोए हुए हो, समझ लो कि ऐसे ही तुम्हें लेने की कोशिश करनी है। अगर तुम सो भी गए ना तब भी कोई बड़ी बात नहीं, उसमें काम तो और आसान हो जाएगा। लेकिन ठहरो, अब फिर वो एक सोने की चेन जिसमें कुछ मोती हुए लगे हुए थे लाल लाल रंग के, और वो गले में डालने लगे। तभी उनका निगाह पड़ गया उस लॉकेट पर जो विनोद के पिता का गुरुजी ने दिया था। और तब वो कहने लगे ये लॉकेट किसने दिया। तो विनोद ने जल्दी जल्दी सारी बात बताया। बोला ठीक है, इसको निकाल दो, ये मुझे दे दो, क्योंकि ये काम तो खराब कर देगा उल्टा। वो तो जो आत्मा है वो तो पहले ही जान जाएगी कि तुम्हारे पास में कोई शक्ति है, वो तो तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगी, सारा काम खराब हो जाएगा, वो तो दूर भाग जाएगी, फिर हम कैसे पकड़ पाएंगे। और उनका कहना भी बिल्कुल उचित था। अब वो लॉकेट तो अघोरी बाबा ने अपने थैले में डाल दिया, और थैले में से जो सोने का चेन था जिसमें लाल मोतियों का जैसे गुथा हुआ था, अब वो गले में डाल दिया। अब विनोद से बोले कि सारा शक्ति तुम्हारे शरीर में तो है ही है, और बाकी जो शक्ति है ये पूरा करेगा ये सोने का चेन जिसमें ये लाल मोती गुथा हुआ है। उस आत्मा को ये ऐसे आवाज़ दे के बुलाएगा जैसे ना कहीं पर भी छुपी हो तो उसको लगेगा कि उसका कोई शिकार है, और तुम्हारे पास आने के लिए वो तड़पने लगेगी। इसमें ऐसी शक्ति है, मैंने ऐसा इस माले को बनाया है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो तड़पती हुई तुम्हारे पास खुद आएगी, तुम्हारे से प्यार करेगी, सोने की कोशिश करेगी, और तुम उसके हर काम में मदद करोगे, तुम डरोगे नहीं। जब तुम्हारे पास में आ जाएगी ना तो उस जगह से वो भाग नहीं पाएगी। एक बार तुम उससे प्यार करने लगोगे ना तो तुम्हारे साथ बन जाएगी, और वही मौका होगा कि मैं उसको पकड़ लूँगा। अब प्लान विनोद के समझ में आ गया था, लेकिन डर भी लग रहा था। इतनी बड़ी फैक्ट्री, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा, तो आखिर वो इंसान थे, डर तो लगना जरूरी था। लेकिन बाबा समझाने लगे कि विनोद बस थोड़ी देर की तो बात है, डरना क्या है, सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे पर विश्वास रखो। अब बाबा अपने थैले से मोमबत्ती माचिस निकाल के दिए और एक चादर भी दिया। बोले ये मोमबत्ती जला करके अंदर चले जाओ और उसी हॉल में साफ सुथरा करके इस चादर को बिछा देना, मोमबत्ती जलता हुआ छोड़ देना, कोई उसकी परवाह नहीं है, रोशनी से कोई एतराज नहीं है उसको, और तुम उस चादर पर लेट जाना। इसके बाद सारा काम तुम्हारा शरीर करेगा और ये सोने का चैन करेगा। इसमें मदद ये जो चादर है ना वो भी करेगा। अगर एक बार वो इस पर आकर लेट गई ना तो सारा मामला हल हो जाएगा, फिर इस चादर से बच के भाग नहीं सकती। मतलब उस चादर में भी शक्ति था जो बाबा ने दिया था। अब प्लान सब कुछ विनोद के समझ में आ गया था। मोमबत्ती माचिस लेकर के और फैक्ट्री के अंदर चले गए थे। अंदर पहुंच करके अंधेरा था तो उन्होंने मोमबत्ती जला ली, और जैसे ही मोमबत्ती लेके अंदर का गेट खोला तो बहुत सारे, ये कौन सा बड़ा भूत आ गया, इसको तो डर नहीं लग रहा है, इस फैक्ट्री में अब अकेले आ रहा है, वो भी शायद इसी वजह से डर गए होंगे। विनोद तय जगह पर जा करके साफ सफाई करके और उस चादर को बिछाया, मोमबत्ती लगा दिया जमीन पर, रोशनी हो रही थी, लेकिन विनोद डरे हुए थे। लेकिन तांत्रिक ने बोला था अघोरी बाबा कि डरोगे तो काम खराब रहेगा, तब अपने मन से डर को हटाने लगे थे। अब धीरे धीरे जैसे चादर पर वो लेटे ना तो उनको नींद भी आने लगी। मतलब उस चादर में ऐसी शक्ति थी, बाबा ने ऐसा कुछ मंत्र उसमें चादर में दिया था जिससे लेटते ही विनोद को नींद आने लगी थी, और थोड़ी ही देर में वो खर्राटे भरने लगे थे। अब तो उनको होश ही नहीं था कि उनके पास आसपास में क्या हो रहा है। अब उस चादर से सुगंध उड़ रही थी। अब विनोद का शरीर जो आकर्षण था वो भी आसपास में फैला हुआ था, उसमें से भी सुगंध निकल रही थी। विनोद का शरीर ही ऐसा था, आत्माओं को आकर्षित करता था। अब बाकी रही सही कसर सोने की चेन,
जिसमें वो लाल मोती जड़ी हुई थी और उसका भी पावर था। अब चुड़ैल जहां भी थी व्याकुल हो गई थी। उसको लगा कि कोई शिकार आ गया है। पहले उसके साथ में हम बिस्तर होंगे और इसके बाद उसका खून पिएंगे। ये तो शिकार इसके घर पर आ गया, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और काफी दिन से वो भूखी प्यासी भी थी, कोई शिकार उसको मिला नहीं था और फैक्ट्री से बाहर वो जा नहीं सकती थी। ना जाने क्यों, वो तो बाबा ही बताएंगे। अब कुछ देर हो गया था, विनोद तो गहरी नींद में थे। इसके बाद वो एक सुंदर सी लड़की बनकर के आए। मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि लड़का, अरे बहुत मस्त लड़का है, प्यारा सा लड़का है। पहले इसके साथ हम बिस्तर होते हैं और इसके बाद इसका खून पिएंगे, इसकी मांस खाएंगे। और यही सब प्लान करके वो तड़प रहे थे विनोद को देख करके। अब तो हाथ में शिकार था, उसके घर में शिकार था, कहीं दूर भी नहीं जाना था। व्याकुल थी विनोद के पास जाने के लिए, लेकिन आसपास देख रही थी कि आखिर ये लड़का इस जगह पर क्यों आया है। उसके मन में भी विचार चल रहा होगा, कहीं कोई छलावा तो नहीं है, कोई मंत्र शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा उसको एहसास नहीं हुआ। बाबा ने सब कुछ बड़े प्लान से किया था ताकि उसको कुछ भी महसूस ना हो। और धीरे धीरे कदम उठाती हुई विनोद के पास पहुंच गई। अब नज़दीक आकर देखा तो गबरू जवान विनोद आराम से खराटे भर रहा है, जैसे अपने घर की पलंग पर लेटा हुआ हो। और धीरे धीरे देख करके मुस्कुराती रही। अब समझ गई कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको, अब इसके साथ में संबंध बनाना पड़ेगा। आखिरकार वो चादर पर लेट गई। अब चादर पर लेटने के मतलब कि उसका काम खत्म। लेकिन बाबा ने बोला था कि जल्दीबाजी नहीं। अब विनोद तो नींद में थे, उनको तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन उनके पास में आ रहा है, अब क्या होने वाला है। इतना जरूर था कि वो चुड़ैल जरूर आएगी, लेकिन वो तो नींद में जा चुके थे। वो चादर में ऐसी शक्ति थी कि उनको नींद आ गई थी। अब विनोद अब सपना देखने लगे कि मैं अपने घर में हूँ, अपने पत्नी के साथ में हूँ, पत्नी के साथ हम बिस्तर हो रहा हूँ। बस इनको यही पता था। अब जब आँख खुली ना, तो क्या देखा कि एक सुंदर सी लड़की उनके पास में लेटी हुई है और उनके साथ हम बिस्तर हो रहे हैं। और तब वो समझ गए कि अरे मैंने तो सपना देखा था कि मैं अपने घर में हूँ, अपने पत्नी के साथ में हूँ, लेकिन ये तो कोई और लड़की है। और तब उनको ध्यान आया कि जिस काम के लिए आया हूँ ये लड़की वही है। अब फिर कुछ देर जागते रहे, मतलब कुछ सेकंड के बाद में उनकी आंखें फिर बंद हो गई। और इसके बाद जब उनकी आंख खुली ना, तो सुबह हो चुकी थी। अब वो फैक्ट्री के बाहर एक चबूतरे पर, एक पीपल का पेड़ का चबूतरा था जहाँ पर लोग कभी पूजा पाठ किया करते होंगे, और वहाँ पर वो लेटे हुए थे चबूतरे के ऊपर ही। और उनके पिताजी और वो तांत्रिक बाबा थे सुबह सुबह। अब उनको जगा रहे थे कि बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अब नींद खोले तो देखा कि सुबह हो चुकी है। अब फैक्ट्री के अंदर भी नहीं है, फैक्ट्री के बाहर है। तभी वो समझ गए कि अब शायद काम हो गया है। ये जो बाबा है ना, शायद उस औरत को, उस लड़की को, जो आत्मा है, इसको पकड़ लिए हैं, जो इस फैक्ट्री में रहती थी, फैक्ट्री को चलने नहीं देती थी, और जो भी तांत्रिक आता था उसको दूर भगा देती थी, किसी के हाथ नहीं आती थी वो। आखिरकार इस बाबा ने पकड़ ही लिया अपने मंत्र की शक्ति द्वारा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उस चादर का था। अब बाबा तो बताए नहीं कि कब उसको पकड़े, क्या किए, बस वो खुश थे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि सब काम हो चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा पैसा अब मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, चलो आप लोग मेरे साथ में। अब फिर वहाँ से दूर जो फैक्ट्री मालिक का घर था वहाँ पहुँचे। सारा हाल उन्होंने बता दिया कि अब हमने उस लड़की को, आत्मा को, चुड़ैल को पकड़ लिया है, अब आप फैक्ट्री को काम शुरू करवा सकते हैं। इसके बाद जितना पैसा तय था उस पैसा विनोद को दिया गया। विनोद भी खुश, उनके पिता भी खुश और तांत्रिक भी खुश। लेकिन विनोद के पापा ने फिर पूछा कि बाबा ये जो काम करते हो आप, एक पैसा अपने पास नहीं रखते हो, कुछ तो रख लो।
लेकिन बाबा हंसते हुए कहने लगे, मुझे माया पसंद नहीं है, मोह माया से मैं दूर रहता हूँ। मैं तो समाज सेवा करता हूँ। जो जो कोई जो कोई मुझे रूखा सूखा खाना दे दे और वही खा करके जीवन को निर्वाह करता हूँ, समाज सेवा करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे विनोद किसी काम में, तैयार रहना, हंसते हुए कहने लगे। अब विनोद कहने लगे, बाबा अब मेरे से काम मत करवाना। और फिर वो मुस्कुरा करके चल दिए थे विनोद के छोड़ करके। अब विनोद के हाथ में उतना पैसा 2.5 लाख रुपए थैले में डाले, अब पिता के साथ राजी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद विनोद के पापा कहने लगे कि देखो बेटा, आज के बाद ये काम नहीं करना है। अब हम लोग के पास बहुत सारा पैसा आ गया है और तुम्हें अब ड्राइवरी करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा अपना धंधा यहीं पर कर लेंगे और इसी से हम लोग का गुजर बसर चलता रहेगा। लेकिन क्या फिर वो तांत्रिक कभी मिले थे विनोद से? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। अब फिर मिलेंगे दोस्तों जल्दी से, लेकिन सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब फिर मिलेंगे हम अगले रोज एक ऐसी ही कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।